जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में अंतिम भाषण क्या था और संविधान लिखकर खत्म हुआ तो उन्होंने क्या संदेश दिए थे और भारतवासी को किस प्रकार संबोधित किए थे, आइए जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस तिथि की ओर देखने पर आज संविधान सभा के काम को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरे हो चुके हैं। इस कालावधि में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। दिनांक 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का चयन किया तथा दूसरे दिन यानी 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की पहली बैठक हुई थी। तब से लेकर प्रारूप समिति का कामकाज 141 दिनों तक चला। मूल संविधान में 243 अनुच्छेद तथा 13 परिशिष्ट थे। अब अंतिम स्वरूप में संविधान के 395 अनुच्छेद तथा 8 परिशिष्ट है। सच कहा जाए तो अधिक अच्छी बातें की खोज कर उसका चयन करना अभिनंदनीय है। इसके लिए मसौदा समिति गर्व महसूस करती है। स्वयं की संदोष उप सूचनाओं को वापिस लेकर तथा उस स्थान पर अधिक अच्छी उप सूचनाओं को स्वीकार करने का साहस यदि प्रारूप समिति ने नहीं दिखाया होता तब मसौदा समिति कर्तव्यच्युत होकर उस पर अहंकार का आरोप लगा होता। एक व्यक्ति का उपवाद छोड़ दे तो समस्त सभागृहों ने मसौदा समिति के कार्य का गुणगान किया है। इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। प्रारूप समिति को भी धन्यता महसूस हुई होगी कि अखिल सभागृहों में इतने उदार मन से उनके कार्य का गौरव किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने तथा मसौदा समिति के मेरे सहयोगी मित्रों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर जिस अभिवादन की वर्षा की है उसमें मैं इतना अधिक गौरवान्वित हुआ हूँ कि मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। संविधान सभा में प्रवेश करते समय मेरे मन में अछूत समाज के कल्याण के सिवाय और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। संविधान सभा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मेरा चयन होगा, इसके मुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब मेरा चयन किया गया तब तो आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही थी। मेरे से बड़े अधिक योग्य तथा अनुभवी लोग मसौदा समिति में थे। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। फिर भी संविधान सभा में मुझ पर विश्वास रखकर अपना प्रतिनिधि चुना तथा देश की सेवा करने के अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए संविधान सभा के अत्यंत ऋणी हूँ। संविधान निर्माण करने के लिए मेरा जो गौरव किया जाता है मैं उसका अकेला हिस्सेदार नहीं हूँ। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार BN राव, इन्हें भी संविधान का श्रेय देना होगा। इसी तरह प्रारूप समिति के सदस्यों को भी संविधान के निर्माण का श्रेय देना होगा। तथापि इससे भी अधिक श्रेय सरकार के प्रमुख ड्राफ्ट्समैन श्री SN मुखर्जी को देना चाहिए। उन्होंने क्लिप्स स्वरूप की सूचनाओं को सरल तथा कानूनी भाषा में प्रस्तुत किया। मुखर्जी के अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के उल्लेख को नहीं टाला जा सकता है। वजह यह है कि कभी कभी उन्हें मध्य रात्रि तक काम करना पड़ता था। ये सब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। यदि एक दल की हुकूमत के दबाव में रहकर सारे लोग मौन रहते तब संविधान सभा का कामकाज नीरस हुआ होता। परंतु संविधान सभा में कुछ विद्रोही सदस्य भी थे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में मूलभूत सिद्धांतों को विशब्द करने का मुझे जो अवसर मिला वो अवसर इन विद्रोही सदस्यों को विरोध के कारण ही प्राप्त हुआ। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति
आपके द्वारा दिखाया गया सौजन्य अविस्मरणीय रहेगा। कानून के नाम पर संविधान तैयार करने के काम में अवरोध उत्पन्न करने को आपने अनुमति प्रदान नहीं की, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। मैं संविधान के गुण अवगुण में जाना नहीं चाहूँगा। संविधान के क्रियान्वयन करने वाले अयोग्य होने पर कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वो खोटे सिक्के की भांति ही होगा। उसी तरह संविधान का क्रियान्वयन करने वाले योग्य होने पर गया बीता संविधान भी उपकारी सिद्ध होगा। उसके मतलब ये है कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले और मानने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले अगर गलत निकले तो वो संविधान अंततः यानी आखिरी समय गलत साबित होगा। विशेष रूप में कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट पार्टियों की ओर से संविधान का धिक्कार किया जाता है। उन्होंने संविधान का धिक्कार क्यों करना चाहिए? क्या संविधान निकृष्ट है इसलिए वो धिक्कार करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए। ये संविधान संसदीय गणतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, अतः वो इनके निषेध करते हैं। वही सोशलिस्टों को दो बातें चाहिए थी। पहली बात ये कि यदि वो सत्ता में आए तो उन्हें राष्ट्रीयकरण की स्वतंत्रता चाहिए, तथा दूसरी बात उन्हें अबाधित व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान किया गया है ये अंतिम संविधान है, ऐसा ठप्पा उस पर नहीं लगाया जाएगा। इसके विपरीत सुधार करने के लिए सरलता सहजता का प्रावधान किया गया है। मेरा आह्वान है कि इन परिस्थितियों में किसी भी राष्ट्र की संविधान सभा ने सुधार के लिए इतना सुलभ संविधान तैयार किया होगा। यदि ऐसा हुआ हो तो किसी ने भी ये सिद्ध करके बताना चाहिए। शांति काल में केंद्र सरकार के अधिकार का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसका उपयोग केवल आपातकाल में ही किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह है कि जिस समय आपातकाल की परिस्थिति निर्माण होगी उस समय नागरिकों की निष्ठा घटक राज्यों के बजाय संघ राज्य के प्रति होनी चाहिए, ऐसा बहुसंख्यक लोगों का मत है। कारण यह है कि सामूहिक ध्येय के लिए तथा राष्ट्र के संरक्षण के लिए केवल संघ राज्य कार्य करता है। इसलिए आपातकाल के दौरान अधिक अधिकार केंद्र सरकार को दे देना समर्थनीय होता है। मुझे यहाँ पर अपना भाषण समाप्त किया होता, किंतु राष्ट्र के भविष्य को लेकर मेरे मन में जो विचार आए हैं उन्हें यहाँ पर व्यक्त करना मुझे आवश्यक लग रहा है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राष्ट्र बनेगा, तब स्वतंत्रता का क्या होगा? राष्ट्र क्या अपनी रक्षा करेगा या उसे पुनः गंवा बैठेगा? मेरे मन में ये पहला प्रश्न उपस्थित होता है। देश के भविष्य को लेकर जो चिंता मुझे सताती है वो यह है कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता पहले एक बार गंवाई है। वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों के कपट कारस्थान के कारण गंवाई है। ये सत्य हृदय को कचोटता है। ब्रिटिश लोग सिख राजाओं को पराजित करने में लगे हुए थे, तब सिखों का प्रमुख सेनापति गुलाब चंद चुपचाप बैठा था। उसने अंग्रेजों को जाल से राजपूत राजाओं को छुड़वाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 1857 में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत के बहुत से भागों में विद्रोह की पताका लहराई। तब सिख लोग अकर्मण्य होकर दूसरे तमाशाबीनों की तरह विद्रोह को चुपचाप देख रहे थे। भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी? इस प्रश्न में मेरा मन भयभीत हो जाता है। जाति भेद तथा धर्म भेद अपने पुराने शत्रु है। नए नए उद्देश्य सामने रखकर जो नए राजनीतिक दल पैदा हुए हैं
तथा होने वाले हैं, उनकी भी अपने शत्रुओं में बुद्धि होने वाली है। इतना सत्य है कि यदि अलग अलग दल अपने देश के बजाय अपनी विचारधारा को अधिक महत्व देने पर फिर अपनी स्वतंत्रता पुनः खतरे में पड़ सकती है या शायद हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। ऐसा संकट अपने ऊपर न आए, इसके लिए हम सबको सावधान रहना होगा। अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जी जान से लड़ने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राष्ट्र होगा। इसका अर्थ यह है कि लोगों के लिए चलाए जाने वाले राज्य भारत को ये सब उस दिन से मिलेगा। तब भारत के गणतंत्रीय संविधान का क्या होगा? भारत इस संविधान को सुरक्षित रख पाएगा या पुनः नष्ट कर देगा? जिस देश में लोकतंत्र का अधिक उपयोग नहीं हुआ है, उस देश में लोकतंत्र को एक नई चीज माना जाता है। ऐसे देशों में भारत भी एक देश है। इस तरह के देश में लोकतंत्र अपना राज्य कारोबार करते समय अपने स्थान पर स्थापित होने के लिए तानाशाही को आमंत्रित करने की संभावना रहती है। भारत नवोदित लोकतंत्र में अपना बाह्य अंग सुरक्षित रख सकता है, परंतु व्यवहार में तानाशाही को अपने पैर पसारने की संभावना रहती है तथा ऐसा होना संभव ही है। यदि यहाँ लोकतंत्र के अस्तित्व को टिकाए रखने हो तो मेरे मतानुसार हमने पहली बात ये करनी चाहिए कि अपना सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य साध्य करने के लिए हमने संवैधानिक मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमने विध्वंसक मार्ग को त्यागना होगा, जिसमें कानून भंग, असहयोग तथा सत्याग्रह के मार्ग का परित्याग करना होगा। प्रजातंत्र का अस्तित्व टिकाए रखने के लिए हमें जो दूसरी बात करनी है वो ये है कि लोकतंत्र का झंडा सदैव ऊंचा रखने हेतु जो उत्सुक है, उसके लिए जॉन स्टुअर्ट ने खतरे का संदेश दिया है, जिसका पालन करना अति आवश्यक है। वो कहते हैं, हमारे बीच कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तथापि उसके चरणों में अपनी व्यक्ति स्वतंत्रता के फूलों को अर्पण नहीं करना चाहिए। जिसने अपनी मातृभूमि की जीवन भर सेवा की है, ऐसे महान व्यक्ति के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना कोई गलत नहीं है, परंतु कृतज्ञता व्यक्त करने के भी कुछ सीमा होती है। इस संबंध में आयरलैंड के देशभक्त डेनियल ओकलन ने बहुत धार्मिक विचार व्यक्त किए हैं। स्वाभिमान की बलि देकर कोई भी मनुष्य कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता है। शील की बलि देकर कोई स्त्री कृतज्ञता नहीं रह सकती है तथा स्वतंत्रता की बलि देकर कोई राष्ट्र कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता है। इस भय सूचक चेतावनी की जरूरत अन्य किसी देश के बजाय भारत देश को सर्वाधिक है। इसका कारण यह है कि भारतीय राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा की भावनाओं ने जितना तूफान मचाया है, उतना ही अन्य किसी देश में नहीं मचाया है। राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा का महात्मा तानाशाही को प्रस्तापित करता है। प्रजातंत्र के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए तीसरी बात ये करनी होगी कि हमने राज्य के प्रजातंत्र से सामाजिक प्रजातंत्र का निर्माण करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र के कारण सामाजिक लोकतंत्र का अस्तित्व जीवित रह पाएगा, अन्यथा नहीं। दरअसल सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र यानी स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तत्व है। यही तत्व एकता का सूत्रपात करते हैं। इसके एक दूसरे के अलग होने पर प्रजातंत्र का जीवन सत्य नष्ट होता है। भारत की सामाजिक स्थिति में दोनों तत्वों का अभाव है। ये मान्य करते हुए ही हमने सामाजिक लोकतंत्र निर्माण करने की शुरुआत करनी चाहिए। इन दो तत्वों में से एक समता है। सामाजिक संदर्भ में देखने पर भारतीय समाज रचना चढ़ते क्रम तथा उतरते क्रम के सिद्धांत पर आधारित है।
परिणामतः कुछ जातियों को उच्च दर्जा दिया गया है। 26 जनवरी 1950 के दिन से राजनीतिक संदर्भ में हमें समता प्राप्त होने वाली है, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भ में हमारे बीच असमानता ही रहेगी। सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर समानता स्थापित करने की टाल बटोल हम और कितने दिन तक करते रहेंगे? ये टाल बटोल हमने यदि बहुत समय तक चालू रखी, तब अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालकर ही हम टाल बटोल करते रहेंगे। इस परस्पर भिन्नता को यथासंभव हमको शीघ्र समाप्त करना होगा, अन्यथा संविधान सभा द्वारा प्रचंड परिश्रम से निर्माण किए गए राजनीतिक लोकतंत्र को ये शोषित पीड़ित लोगों को आकाश में उछाल देंगे। हम भाईचारे के सिद्धांत को आचरण में नहीं लाते हैं, ये हमारी दूसरी कमजोरी है। आखिर हिंदी लोग एक दूसरे के सगे भाई हैं। ऐसी मन में भावना होने पर उसे बंधु भाव के नाम से पहचाना जाता है। सामाजिक जीवन में एकता का अमृत सिंचन यदि कोई तत्व करता होगा तो ये बंधु भाव का तत्व है। राष्ट्र नामक पद को पाने की हमारी यदि वास्तविक इच्छा होगी, तब हमने सारी बाधाओं को अपने मार्ग से दूर करना होगा। कारण यह राष्ट्र का अस्तित्व होता है, वहीं पर बंधु भाव पैदा होता है। बंधु भाव के अस्तित्व में न होने पर समता तथा स्वतंत्रता के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होता है। हम भारतीय लोगों के सामने बहुत बड़ा काम पड़ा है। उसके बारे में मेरा सोच ऐसा है कि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। भारत में कुछ थोड़े लोगों ने राजनीतिक सत्ता अधिकांश समय तक भोगी है। शेष बहुजन सत्ताधारी की आज्ञा में रहकर जैसा तैसा जीवन जी रहे थे। यही प्रदलित लोगों हैं। राजनीतिक सत्ता का लाभ कुछ लोगों को मिलने के कारण बहुजन समाज को अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का अवसर सभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण मानवीय जीवन का महत्व क्या है, इसका एहसास तक बहुजन समाज को नहीं हो पाया है। स्वयं का व्यवहार स्वयं ने करना चाहिए, ऐसा उन्हें अब लगता है, तथा उनके लिए उन्हें अधिकार चाहिए तथा उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो अब तैयार है। बहुजनों को स्वाभिमान अब जाग चुका है, उनमें स्वयं कुछ करने की प्रेरणा जागी है। इसका रूपांतरण वर्ग कलह या वर्ग युद्ध में ना हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर देश में फूट दरार विभाजन का वातावरण पैदा हो जाएगा। ये स्थिति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। अतः सबको लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता ये आनंददायी वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। इस बात को हमने भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद भविष्य में यदि कुछ गलतियां हुई तो उनकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालते नहीं आएगी, उन्हें स्वयं हमको ही स्वीकार करना होगा। लोगों के लिए चलाए जाने वाले राज्य का स्वीकार करने को वो तैयार है। लोगों ने चलाए तथा लोगों के लिए चलाए जाने वाले राज्य, इस सिद्धांत की मूर्ति हमने संविधान रूपी मंदिर में स्थापित की है। उस मंदिर को यदि पवित्र वातावरण में सुरक्षित रखना हो तो हमें आने वाले मार्ग में जो अनिष्ट बातें अवरोधक के रूप में खड़ी है, उसे समझाने में हमने विलंब नहीं करना चाहिए। लोगों द्वारा चलाए गए राज्य की अपेक्षा लोगों के लिए चलाया गया राज्य अच्छा है। इस तरह की जागृति जनता में आनी चाहिए। इस अवरोध को मार्ग से दूर करने में हमने लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देश सेवा करने का ये एकमात्र मार्ग है। मुझे इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता है। भारतीय संविधान का मैं शिल्पकार हूँ। मैंने जो संविधान तैयार किया है उसमें पाली भाषा उपस्थिति दर्ज की है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के भवन में गौतम बुद्ध की शिक्षा का पहला चरण धम्मचक्र प्रवर्तन अंकित किया है। मैंने ब्रह्मा देश के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर जीपी मालाशेखर के दृष्टि में ये बात ला दी। ये देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।
तीसरी बात, भारतीय संसद के चिन्ह स्वरूप अशोक चक्र को भारत सरकार का प्रतीक रूप में संविधान में मान्य करवा लिया है। ये सब करते समय मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सांसदों ने विशेष विरोध नहीं किए, ऐसा स्पष्ट विवेचन मैंने संसद में किया था। ये था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में अंतिम भाषण। इस वीडियो को समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किन परिस्थितियों से गुजर के किस टाइप की कपड़े पहनते हुए गंभीर छुआछूत झेलकर पानी पीने तक के अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने समाज और मनुवादी व्यवस्था से टकराते हुए पढ़ाई लिखाई करके देश और दुनिया में महान हो गए। ऐसे महान मानवों को मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्यवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।